देखो आगे हम लोग कल हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर देखा था, ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स पूरे पढ़ लिए थे हम लोगों ने, कल पढ़ा था कि नहीं। बॉन्ड एंथैल्पी से चालू किया था, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, फिर हाँ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, फिर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, फिर बॉन्ड और ये पूरा बॉन्ड से रिलेटेड था, है कि नहीं। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कोई एक मोल वाले सब्सटेंस के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एंगल यानी जो दो भी एंगल के जो भी दो एटम जो ओवरलैप हो रहे हैं उनके बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ पढ़ा था कि जो दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और फिर बॉन्ड ऑर्डर देखा था कि जितने बॉन्ड बनेंगे उसको ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब हम देखेंगे पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर यानी क्या, ठीक है, वो देखने वाले हम, पोलैरिटी, ठीक है। तो क्या होता है, देखो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर चार्ज जिसके ऊपर नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर यानी क्या, डायपोलर यानी क्या, दो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। नॉन पोलर यानी क्या, चार्ज नहीं होंगे। कैसे, अब कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज वाला कॉन्सेप्ट कैसा है, देखो कैसा है, ठीक है। तो थोड़ा वो आयनिक नेचर का होता है, कैसा होता है, थोड़ा आयनिक नेचर का। देखो बोल रहा है तुमने हेट्रोसाइक्लिक वो हेट्रोलाइटिक फिजन और होमोलाइटिक फिजन पढ़ाया ना तुमको मैम ने, लाइटिक हेट्रोलाइटिक, बस उसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कौन से एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कोई दो सेम एटम है, सपोज H और H, दोनों के बीच में क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयर क्या होगी, दोनों के बीच में शेयर्ड होगी, ठीक है। तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयर शेयर होती है तो दोनों एटम चाहते हैं कि ये जो शेयर पेयर्ड है वो मेरे तरफ थोड़ा ज़्यादा रहे, क्योंकि मैं कैसा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल, है कि नहीं, होता है कि नहीं। जैसे तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने एक साथ मिलकर कोई प्रेजेंटेशन दे दिया, तो ज़्यादातर बकर तुम करते हो कि सबको लगे कि मैंने ही ज़्यादा किया, है ना, है कि नहीं। सेम टू सेम यहाँ पे वही होता है, दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन दोनों एटम क्या चाहते हैं कि ये शेयर पेयर मेरे तरफ कैसी हो, ज़्यादा हो। लेकिन क्या होता है इस छीना झपटी में दोनों का जो स्ट्रेंथ है, दोनों हाइड्रोजन का वो कैसी स्ट्रेंथ है, सेम है, ठीक है। इसलिए कोई भी हाइड्रोजन अपने तरफ शेयर पेयर ज़्यादा खींच सकता है क्या, कि दोनों की ताकत कैसी है, बराबर है, इसलिए कोई भी कितना भी चाहे लेकिन अपने तरफ इसको खींच सकता है क्या, नहीं खींच। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। खींच नहीं सकता है, ये बराबर दोनों के कैसे रहता है, बीच में, इसलिए ये दोनों एटम के ऊपर कोई चार्ज आता नहीं, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, दो एटम लेकिन एलिमेंट कैसे, दोनों सेम है। अगर ये बॉन्ड दोनों के अंदर बनेगा तो दोनों के बीच का जो शेयर्ड पैड है, कोई दोनों में से कोई बराबर खींचेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा और कोई कम खींच पाएगा क्या, नहीं। देखो द शेयर्ड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इक्वली बाय बोथ एटम एंड इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू एटम, और वो दोनों में से कोई ज़्यादा खींच पाएगा क्या, नहीं। और दोनों एटम के बीच में ये शेयर्ड पैड दिखेगी, किसी की तरफ ज़्यादा और किसी की तरफ कम दिखेगी क्या, ऐसे दिखेगी कि इसके तरफ इतनी ज़्यादा और इसके तरफ इतनी दिखेगा क्या, या फिर इसके तरफ यहाँ पे और ये इतना दूर, ऐसा दिखेगा क्या, ऐसा दिखेगा कि दोनों शेयर कर इन दोनों कैसे हैं, बराबर इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। यानी दोनों में से कोई ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है क्या, नहीं, दोनों कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, HH बॉन्ड जो है वो कैसा है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, और वो कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी रहती है इसके सेंटर में, किसी की तरफ ज़्यादा और किसी की तरफ कम, ऐसा है क्या, नहीं। समझ में आया, समझ में आया सबको। अब देखो आगे एक है टॉपिक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्या है, पोलर कोवैलेंट, क्या होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, उसका अपोजिट होगा, ठीक है। नॉन पोलर यानी कोई एटम ज़्यादा खींच रहा, दोनों एटम कैसे खींच रहे थे, इक्वली। पोलर में क्या होगा, एक ज़्यादा खींचेगा और एक कम खींचेगा। ऐसा सेम एलिमेंट्स के एटम में हो सकता है क्या, सेम एलिमेंट्स के एटम में हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों एटम्स की जो भी स्ट्रेंथ है वो कैसी रहेगी, सेम, क्योंकि वो सेम ही एलिमेंट्स के हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग एलिमेंट की बात करें कि एक हाइड्रोजन और एक क्या हो गया, फ्लोरीन, एक का स्ट्रक्चर बेचारे का छोटू सा और फ्लोरीन का उससे कैसा है, बड़ा, ठीक है। तो जब दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो कौन खींच सकता है तुम्हारे हिसाब से, बताओ,
फ्लोरीन, क्योंकि वो कैसा है, बड़ा है, और हाइड्रोजन कैसा है, छोटा है। ताकत कैसी है उसकी, कम, और फ्लोरीन की ताकत कैसी है, ज़्यादा। तो शेयर्ड पेयर फ्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, थोड़ा खींच लेगा, ठीक है। तो उसके कारण फ्लोरीन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा रख गया है, ठीक है, इसलिए पार्शियल चाहेगा, ठीक है। इसके कारण दो पोल बन गए तुम्हारा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, समझ में आया। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के बीच में बनता है, ठीक है, जिसके कारण वो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ठीक है, सेंटर पे रह पाता है क्या, नहीं, किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा सरक जाता है। ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट। समझ में आया? देखो ऐसे एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, एच और F, ठीक है। एक ही शेल है इसके अंदर, एक ही इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने शेल है, एक, और ये 1 2 5 7, ठीक है। क्या करते दोनों अपना पेयर शेड करते कि नहीं। ये फ्लोरीन है बेचा, पहले दो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 2 4 2 6, ये फ्लोरीन का एक हो गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का। दोनों ने अपने अपने पेयर क्या कर दी, शेयर्ड कर दी। अब फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो पेयर है उसको अपनी तरफ कुछ ज़्यादा खींच लेगा। हाइड्रोजन बेचारा ऐसा रहेगा, ये फ्लोरीन इसको अपने तरफ क्या कर देगा, खींच लेगा, न्यूक्लियस की तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। खींच लिया उसने, खींच लिया, ये 7 और ये 8, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से ये थोड़ा कैसा हो गया, थोड़ा दूर हो गया, ठीक है। यानी ये पेयर बराबर बीच में रही क्या, एक तरफ कैसी होगी, ज़्यादा अट्रैक्ट, और एक तरफ से, एक एटम के तरफ से थोड़ी कैसी होगी, दूर। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो वो पूछा है, गिव रीजन HF इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन फ्लोराइड को पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर है। कैसा है, पोलर। देखो एक्सप्लेन किया, व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहाँ पे कैसे थे, सेम एलिमेंट है, एंड हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होगी, अलग, ठीक है। इसकी कम है और इसकी कैसी है, बहुत ज़्यादा है। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक में टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, ठीक है। देयर शेयर्ड पेयर डज नॉट रिमेन एट द सेंटर, तो अलग अलग एलिमेंट के बीच में, ठीक है, और दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है, अलग है। जब शेयर्ड पेयर होगा तो दोनों के जो बीच में जो शेयर्ड पेयर है वो बीच में रह पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, तो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को अपने तरफ खींचेगा, खींच रहा है, देखो दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। इसलिए वो सेंटर पे रह पाएगी क्या, शेयर्ड पेयर, नहीं। इट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज पुल टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और ये इसके तरफ जा रही है, वो पुल कर रहा है, वो खींच रहा है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कारण चार्जेस का क्या हो जाता है, सेपरेशन, एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर पार्शियल निगेटिव चार्ज, एंड दूसरे एटम के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ये जो है इसके जाता है शेयर्ड पेयर, कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो दो पोल दिख रहे हैं तुमको, एक पॉजिटिव दिख रहा है और एक निगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, ठीक है। सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल भी दिया है, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, therefore shared electron pair is pulled towards the क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर जाएगा शेयर्ड पेयर, इसके लिए फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि उसने खींच लिया अपने तरफ, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस गिव राइज टू डायपोल, इसके कारण कितने पोल बनेंगे, दो पोल, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला, ठीक है। इसीलिए HF बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा पोलर, क्योंकि दो पोल है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, क्या बोल रहा है, अभी पोलर चीज पढ़ा है तुमको, अब क्या बोल रहा है, ये जो पोलैरिटी है कोई भी एटम्स की, वो एक क्वांटिटी का
का यूज़ करके उसको क्या करते हैं, मेज़र। जैसे लेंथ एक क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, वैसे ही पोलैरिटी कोई भी मॉलिक्यूल की मेज़र करने के लिए क्वांटिटी है, जिसको कहते हैं डायपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट। अब ये डायपोल मूवमेंट क्या है, तो देखो इसके बताया है डायपोल मूवमेंट क्या है, दूसरे दिखाते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, इनटू देयर द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कितना चार्ज है वो इनटू दोनों चार्ज एटम जो है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एक के ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव, तो दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, तुम दोनों को क्या करोगे, तुम जब प्लस करो, मल्टीप्लाई करोगे, तब तुमको क्या मिलेगा, डायपोल मूवमेंट। तो क्या है डायपोल मूवमेंट, एक प्रकार की क्वांटिटी है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, पोलैरिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये होती क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, पता है वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जो भी चार्ज है, इनके ऊपर कितना चार्ज है उसका इनटू उन दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। देखो लिखा भी है, क्यू यानी चार्ज और आर यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और इसका जो यूनिट है, जो कि ये क्वांटिटी है, तो इसका क्या होगा, यूनिट, इसका यूनिट होता है डी बार। क्या है, डी बार। तो डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है, डी बार। जैसे लेंथ का यूनिट किस में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं ना, फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। वैसे ही डायपोल मूवमेंट को किस में मेजर करते हैं, डी बार। समझ में आया, समझ में आया तुमको। आगे देखो और एक चीज़, नई क्वांटिटी है, तो उसका इंट्रोडक्शन भी दिया है कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसको किससे दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते, पढ़ा है ना, वेक्टर को ऐसे सीधी लाइन से दिखाते हैं, क्या सीधी लाइन, और उसके ऊपर क्या दिखता है, एरो, उससे क्या दिखाते हैं हम, वेक्टर। इसमें पढ़ा होगा ना वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर कोई भी वेक्टर हो, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो देखो कैसे दिखाते हैं, ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल एरो विद द टेल ऑन पॉजिटिव सेंटर एंड हेड ऑन निगेटिव सेंटर। सपोज इन दोनों एटम के बीच में क्या है, डायपोल मूवमेंट है, तो डायपोल मूवमेंट को किससे दिखाएंगे, तो ऐसे एक एरो से दिखाएंगे। का जो टेल है वो किसके ऊपर जाए, जिसका जो पीछे वाला भाग जो है वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर, और जो हेड वाला जो भाग है वो किसके तरफ पॉइंट करेगा, नहीं समझ में। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं ले दिया। हाँ, अभी देखो यहाँ पे कुछ लेविस स्ट्रक्चर का इंडिकेट किया है कि अगर कोई एटम के लेविस स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा क्रॉस्ड एरो तुमको दिखता है, तो क्रॉस्ड एरो का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन जो था, शेयर्ड पेयर जो था, वो किसके ऊपर चला गया है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर चला समझ में। ठीक है, अब देखो ये तो दो एटम के बीच का था डायपोल मूवमेंट। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट क्या है, देखो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट क्या है, द वेक्टर सम ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड एंड लोन पेयर। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड रहता है क्या, बहुत सारे बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, तो हर एक का डायपोल मूवमेंट अगर गिनने चलेंगे तो कितना होगा, ये बता रहा है कि जितने बॉन्ड होंगे हर एक का क्या करना पड़ेगा, हमको सम करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड एंड लोन पेयर। जितने लोन पेयर उनका सम, और जितने डायपोल, जितने बॉन्ड है, ठीक है, उन सबके डायपोल मूवमेंट का क्या कर दोगे, सम। तो तुमको पूरे एटम के, पूरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मिलेगा तुमको, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, यानी हर एक, सपोज तुम H2SO4 ले रहे हो, तो एक एटम से बना है क्या, बहुत सारे एटम से बना है, तो जितने भी S के बीच में SO4 यानी S और O के बीच में बॉन्ड होगा, H और H के बीच में बॉन्ड होगा कि नहीं, तो ये जितने भी बॉन्ड होंगे उन सबका डायपोल मूवमेंट होगा। उन सब का डायपोल मूवमेंट निकालो अकेला अकेला, और उन सबको क्या कर दो, प्लस, तो पूरे कंपाउंड का तुमको क्या मिलेगा, डायपोल मूवमेंट। समझ में आया, ठीक है, तो ऐसा बोला इसने। या फिर C2H5OH इथेनॉल,
एक बॉन्ड है क्या उसमें? बहुत सारे बॉन्ड है कि नहीं? ठीक है, तो इसका अगर हमको निकालना है डायपोल मोमेंट, तो हर एक जितने भी बॉन्ड है सबके बॉन्ड का क्या निकालना पड़ेगा? पहले डायपोल मोमेंट सी और एच के बीच का। मैं बताती हूँ तुमको तो तुमको समझ। फिनॉल देख लो, एग्जाम्पल यहाँ पे खुद भी दिया है, देखो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल PeF2, चार एक से ज्यादा एटॉमिक, ठीक है। तो क्या बोला है, अगर हमको इसका डायपोल मोमेंट निकालना है तो पहले इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट निकालो, प्लस इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट निकालो, और दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, ठीक है। तो पूरे कंपाउंड का क्या निकल जाएगा? तुम्हारा डायपोल। समझ में आया तुमको? ये बताने की कोशिश। सेम एटॉमिक, एक ही दो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या हो रहा था? एक ही बॉन्ड बन रहा था। डायटोमिक में कितने बॉन्ड बन रहे थे? सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा था, इसलिए वही तुम्हारा क्या था? डायपोल मोमेंट ऑफ पूरे कंपाउंड था। लेकिन इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो दो बॉन्ड, तो डायपोल मोमेंट कितने होंगे? दो। तो दोनों के डायपोल मोमेंट को तुम सम करोगे तो पूरे मॉलिक्यूल का क्या निकलेगा? तुम्हारा डायपोल मोमेंट, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये जो BeF2 का जो डायपोल मोमेंट है पूरे कंपाउंड का, तो निकालते हैं वो कितना आता है? 0 आता है। क्यों आता है बता सकते हो? 0 क्यों आ रहा है? दो बॉन्ड है कि नहीं? दीदी तो बोल रहे थे कि सबका सम होता है ना, फिर वहाँ 0 क्यों आ रहा है? बताओ क्यों आ रहा है? तो बताएगा उसको पर्क चॉकलेट। यही पे आंसर है तुम्हारा। वेरी गुड, तुमको पर्क मिलेगी, ठीक है। आप भी लेके आ रही हो। ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? भले इन दोनों के बीच में, सेमी एटम के बीच में बॉन्ड है कि नहीं? सेमी एटम के बीच में बॉन्ड है, चार्जेस भी बराबर होंगे और डिस्टेंस भी कैसा होगा? बराबर। लेकिन एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, यानी एक का जो भी डायपोल मोमेंट आएगा वो किस में आएगा? निगेटिव में, और एक का किस में आएगा? पॉजिटिव में। जो वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं? और अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ठीक है, वैल्यू सेम है, चार्जे दोनों का साइन कैसा है? अलग अलग है। सपोज इसका कुछ है XYZ, जो भी डायपोल मोमेंट है, इसका भी क्या आया? X, कि बॉन्ड वही है ना, तो डायपोल मोमेंट भी कैसा रहेगा? सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो एक का किस में आएगा? निगेटिव में, और एक का किस में आएगा? ठीक है। जब दो नंबर, तो दोनों कैसे हैं? सेम है, और दोनों का हम क्या करते हैं? प्लस, लेकिन दोनों का साइन कैसा है? अलग है, तो दोनों के प्लस का क्या आता है? जीरो आता है कि नहीं? -1 और +1 दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, तो आंसर क्या आएगा? है कि नहीं? वैसे ही +x और -x दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, आंसर क्या आएगा? आएगा कि नहीं? सम बोल रहा है ना, देखो ना। हाँ, अगर एक वाला जो बॉन्ड है वो तुम माइनस ले रही हो, तो दूसरा इसके अपोजिट है, यानी क्या होगा? प्लस ही आएगा ना, कि नहीं? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं है क्या? बताओ। की डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए हमने इसको माइनस लिया। तो इसकी दूसरा वाला जो बॉन्ड है इक्वल ना, वैल्यू कैसी है? इक्वल, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो अपोजिट है तो अपोजिट साइन से दिखाएंगे ना, सेम साइन से दिखाएंगे क्या? सेम साइन से दिखाएंगे। जैसे फोर्स है, तुम बोलते हो दो एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक माइनस से दिखाते हो, उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा अपोजिट फोर्स होगा, उसको किससे दिखाओगे तुम? क्योंकि अपोजिट बोल रहे हैं यानी अलग डायरेक्शन होगी ना उसकी, है कि नहीं? ये मैथ्स में तो ऐसे ही होता है कि नहीं? अपोजिट चीज को हम किससे दिखाते हैं? अपोजिट साइन से दिखाते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, पूरा गोदा कर दिया, पूरा इसकी डायरेक्शन इस तरफ से है, तो अगर हम पॉजिटिव ले, दूसरा ऑब्वियसली किस में आएगा? निगेटिव में। या फिर इसको हम निगेटिव में ले रहे हैं, तो पहला कौन सा आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई क्या होगा? निगेटिव। हो सकता है कि नहीं? क्या? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना,
ये आयनिक बनाए क्या? आयनिक बनाए क्या? नहीं बना है कि नहीं, है ना? ये आयनिक है क्या? इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव आएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल क्या आएगा? निगेटिव। यहाँ पे 2 पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये दोनों को दे रहा है कि नहीं? ये समझ में है? ये है, यानी ये कैसा हो गया? पोलर हो गया। क्या हो गया? और पोलर है यानी इसका क्या होगा? डायपोल मूवमेंट होगा। क्या होगा? होगा कि नहीं? ये तो हम बोल रहे कि ये पोलर है। क्या है? पोलर। पॉजिटिव नेगेटिव यानी क्या हो गया? ये पोलर। और पोलर है यानी इसका क्या होगा? अपना डायपोल मूवमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? और डायपोल मूवमेंट किसका होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का होता है। किसी एक एटम का होता है क्या? ये तो पूरे बॉन्ड का मूवमेंट होता है ना, कि नहीं? एक बी एफ बॉन्ड का इधर और दूसरे बी एफ बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट उधर। किसी एक एटम की बात कर रहे हैं क्या? हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तुम एटम की बात करते तो बोलते इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या है? निगेटिव। हम डायपोल मूवमेंट एटम का निकालते क्या? हम डायपोल मूवमेंट किसका निकालते हैं? बॉन्ड का निकालते। समझ में आया? ठीक है, इसलिए वहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड लिखा था। पोलर कोवैलेंट एटम वगैरह कुछ लिखा था क्या? वो एटम का रहता है क्या? किसका रहता है? बॉन्ड का रहता है। ठीक है, तो अगर हम इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट पॉजिटिव में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इसका कैसा है? टोटली अपोजिट है, तो इसका डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली किस में आएगा? निगेटिव में। कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी एक्स वाई जेड जो भी, लेकिन साइन तो ऐसा होगा कि दोनों एक में से कैसे है? अपोजिट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें हम एटम का लेते बैठेंगे कि ये माइनस है और एक प्लस करके, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम लोग बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एटम की बात तो हो चुकी है। एटम को पता है ये पार्शियल निगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं? डायपोल मूवमेंट। समझ में? ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो देखो यहाँ इन लीनियर मॉलिक्यूल सच एज BeF2 द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन एट एंगल 180 डिग्री। जो भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं दोनों का एंगल कितना है? 180 डिग्री, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, यानी टोटली दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? अपोजिट है। ठीक है, द डायपोल आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों पोल कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड आर इक्वल स्ट्रेंथ, बॉन्ड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। स्ट्रेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो नेट डायपोल मूवमेंट कैसा होगा उनका? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हम डायपोल मूवमेंट पूरे कंपाउंड का निकाल रहे हैं, यानी इसका डायपोल मूवमेंट प्लस इसका डायपोल मूवमेंट हमको करना पड़ेगा कि नहीं? सिर्फ इसका निकाल रहे हैं क्या? दोनों पूरे कंपाउंड का निकाल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर पूरे कंपाउंड का हम डायपोल मूवमेंट निकाल रहे हैं, यानी जितने भी बॉन्ड है सबके डायपोल मूवमेंट का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो हमने इसके डायपोल मूवमेंट को प्लस इसके डायपोल मूवमेंट को क्या कर दिया? सम। की वैल्यू पॉजिटिव में आई तो इसकी कितनी आएगी? निगेटिव में। पॉजिटिव निगेटिव का सम किया तो आंसर कितना आएगा? यानी टोटल कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट क्या आएगा? समझ में आया? समझ में आया तुमको 0 क्यों आ रहा है? अब देखो यहाँ पे बॉन्ड डायपोल्स, अगर ऐसा रहा तो क्या? ठीक है, तो कुछ छूट रहा है क्या? नहीं भैया भी ना, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, BF3। ठीक है, BF3, BeF3 नहीं है, BF3, B 1 2 3। ठीक है, तो पहले स्ट्रेट जा रहे थे तो 180 डिग्री दोनों बॉन्ड के अंदर एंगल था। अब कितना होगा? इसके और इसके बीच में और इसके बीच में कितने का एंगल होगा बता सकते हो तुम? पहले एकदम लीनियर जा रहा था, यानी पूरा कितना हो सकता था? 180। अभी क्या हो रहा है? बस थोड़ा सा ऐसा क्या हो गया? ऊपर हो गया, यानी ये 120 120 और 120 कितने पूरे? 120। ठीक है, BF3 के बीच की बात कर रही है। यहाँ तो लीनियर था इसलिए उसका टोटल जो था वो क्या आ रहा था? 0 आ रहा था।
अब बोल रहा है कि अगर ऐसा जिसमें टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, कैसा मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक, यानी कितने एटम से बॉन्डेड होगा, 3, 2 से बॉन्डेड है तो 0 आ रहा है, अगर 3 से बॉन्डेड हुआ तो यहाँ पे 0 कैसा आ रहा है हमको पता है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, प्लस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, 0। लेकिन ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने एटम से बॉन्डेड है, 3 एटम से, अब डायरेक्शन अपोजिट आ रही है क्या, सब 120 120 के ऐसे है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बता रहा है कि BF3 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120, ठीक है, जिसके कारण BF बॉन्ड एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे होंगे, 120 डिग्री पे, ठीक है। क्या बताना तुमको, यहाँ पे एक बनाया था तो 120 120 है ना, यानी हर एक BF बॉन्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री, है कि नहीं, ठीक है। सम ऑफ एनी टू इज इक्वल एंड अपोजिट टू थर्ड, देयरफॉर सम ऑफ 3 BF डायपोल इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है देखो, कैसा किया था, क्या बोल रहा है, जब ऐसी चीज रहेगी ऐसा 120 डिग्री का एंगल बना, तो क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई दो वेक्टर का सम करें, सपोज इन दोनों बॉन्ड का सम करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी, ये तीसरे वैल्यूज और इसकी वैल्यू दोनों कैसी हो जाएगी, अपोजिट होगी वो, ठीक है। वेक्टर का सम किया ना तुम लोगों ने, ऐसे निकालते हो ना, ये दो कंपोनेंट का सम करेंगे तो कहाँ से जाता है, बीच से, है कि नहीं, जैसे इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से कैसे जाएगा, बीच से जाएगा, यानी ये और ये कैसे हो जाएगी, अपोजिट, यानी कोई दो वेक्टर का अगर तुम कोई दो बॉन्ड डायपोल मोमेंट का अगर प्लस करोगे तो तीसरे डायपोल मोमेंट से कैसा आएगा, वो अपोजिट आएगा, और फिर इन दोनों का जब सम करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, इनका अपोजिट हो गया ना, तो दोनों का सम करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 होगा ना, यानी टोटल पूरे कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, समझ में आया, समझ में आया क्यों 0 आ रहा है, ठीक है। ये वेक्टर है, तुमने वेक्टर पढ़ा है ना फिजिक्स, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है, सम माइनस और प्लस दोनों करते आना चाहिए तुमको, ठीक है। सर वगैरह अलग अलग तुमको मेथड पढ़ाए होंगे ना सर ने, कैसे प्लस करते वेक्टर, स्केलर वेक्टर पढ़ाया ना तुमको, फिर ऐसा कुछ बताए होंगे ना कि ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं, दोनों को प्लस करो तो बीच से एक लंबा वेक्टर जाता है, माइनस करते तो कैसा होता है, क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है मेरे को नहीं समझता, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा ना, ट्रायंगल लॉ, ठीक है, पहले ही रहता है, पढ़ाते कि अगर दो कंपोनेंट वेक्टर को जोड़े तो पीछे से एक बड़ा वेक्टर निकलता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, ठीक है, डिवाइड करना बोलते हैं, है कि नहीं, जैसे एक बड़ा वेक्टर है उसको डिवाइड करना है तो एक्स से निकालेंगे और एक वाई से निकालेंगे तो दो अलग अलग कंपोनेंट निकलते हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे तो बड़ा वाला और बड़े वाले को माइनस करेंगे तो छोटे वाले, ऐसा पढ़ाएंगे ना दोनों तरफ से, तो वो नए वाले सर से पढ़ लेना एक बार, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, समझ में क्या पढ़ा, सब बंद है, ठीक है। अब देखो समझ में आया तुमको क्यों माइनस और प्लस आता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर्स एंड डायपोल मोमेंट, ठीक है, तो लोन पेयर क्या होता है, तो पता है क्या होती है लोन पेयर, जो बॉन्ड बनाती है उसको लोन पेयर कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते उसको हम क्या बोलते हैं, लोन, पहले ये लिखा, तो लोन पेयर रिफर्स टू पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैसे होने चाहिए, वैलेंस होने चाहिए, तो तुम बोलोगे अंदर वाले शेल के भी तो बॉन्ड नहीं बना रहे, फिर आप क्यों उनको लोन पेयर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी एटम के लास्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि हर एक एटम के अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं क्या, और वो पेयर्ड रहते हैं, तो उनको हम लोन पेयर कहेंगे क्या, बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो पेयर्ड है और बॉन्ड नहीं बना रहे उनको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर, ठीक है। तो क्या है दोनों में, क्या है,
ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि पोलर और डायपोलर वाली बात। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई लोन पेयर था क्या, लेकिन इसमें बोल रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर रहेगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो बोल रहा है देखो कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट रहता है तो वो भी लोन पेयर रहता है तो वो भी डायपोल मोमेंट के ऊपर उसका भी क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो भी डायपोल मोमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, देखो इन सम मॉलिक्यूल द सेंट्रल मेटल है एटम हैज अनशेयर्ड और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ मॉलिक्यूल रहते हैं में जो बीच के एटम है उसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो शेयर्ड हुए क्या, नहीं। फॉर एग्जांपल NH3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन आजू बाजू से जुड़े हैं N को, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, इसके लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, दिस लोन पेयर आल्सो कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डायपोल मोमेंट। इनका भी अपना हिस्सा होता है डायपोल मोमेंट में। ठीक है, सपोज अगर मैं NH3 का डायपोल मोमेंट निकालूं तो सिर्फ 3 बॉन्ड के डायपोल मोमेंट का सम करूंगी क्या, वो लोन पेयर का भी क्या करना पड़ेगा मुझे, सम। तो मैं क्या निकालूंगी, ओवरऑल डायपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे ऐसा लोन पेयर वाली कोई जिक्र हुआ था क्या, नहीं। बॉन्ड है तो डायपोल मोमेंट है, वही पूरे कंपाउंड का क्या होगा, डायपोल मोमेंट। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड थे, दोनों के डायपोल मोमेंट को सम कर दिया, वही पूरे कंपाउंड का क्या हो गया, डायपोल मोमेंट। क्योंकि यहाँ लोन पेयर था क्या, नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, लोन पेयर्ड है। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा तो दिख रहा है कि ये जो N है वो कितने H से जुड़ा है, 3। तो 3 बॉन्ड का तो डायपोल मोमेंट निकालो, साथ ही साथ वो जो लोन पेयर है वो भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। ये 3 चारों का प्लस ही क्या होगा तुम्हारा पूरा ओवरऑल डायपोल मूवमेंट पूरे कंपाउंड का। समझ में आया। NF3 में भी वही होता है। फॉर एग्जाम्पल NH3 और NF3 बोथ हैव पिरामिडल शेप। दोनों का शेप कैसा है, पिरामिडल। पिरामिडल पढ़ा है ना कि नहीं, विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा है इनका पेयर, लोन पेयर। वैसे NH3 का टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पढ़ाया था ना तुमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण उसका शेप कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, पढ़ा था ना तुम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो है NH3 और NF3 इनका शेप कैसा है, पिरामिडल शेप है, और इनके लोन पेयर्स है। ठीक है, नाइट्रोजन पे। आगे देखो क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है कि NH3 ये जो है क्या बोल रहा है देखो कि जब तुम ये इनका डायपोल मोमेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, डायपोल मोमेंट। तो जो लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट है NH3 वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है, पहले इन सब के डायपोल मोमेंट का सम करोगे, तुम करोगे जो भी आएगा XYZ। ठीक है, और फिर ये जो लोन पेयर के डायपोल मोमेंट है इसका भी क्या कर दोगे तुम, सम। तो तुम्हारे को पूरा ओवरऑल क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट कंपाउंड। अब क्या बोल रहा है कि NH3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये जो लोन पेयर की जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट होता है इसकी डायरेक्शन और ये बाकी सबकी डायरेक्शन कैसी रहती है, सेम। कैसी है, सेम है। सेम है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा क्या, वो एक में को कैंसिल करेंगे क्या, इसमें आएगा पॉजिटिव। वही बात बताया देखो, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट किसके कारण होता है, लोन पेयर के कारण, अगर ये कैसा हो, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड। ठीक है, इन तीनों का अगर हम लोगों ने सम किया तो जो भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आया, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी रही, अगर सेम रही, तो जो भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये सब कैसे रहेंगे, एक दूसरे से ऐड होंगे, कैंसिल करेंगे क्या एक दूसरे को। जबकि NF3 में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है NF3 जो भी है F और ये क्या है, लोन पेयर। ठीक है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे जब तुम इन तीनों एटम्स की डायपोल मोमेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल। रिजल्टेंट पता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इन तीनों वेक्टर को प्लस करके जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, इन सब के डायपोल मोमेंट को इसके डायपोल मोमेंट क्या करोगे, ऐड। लेकिन क्या होगा अगर इनके रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट और ये दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, एक दूसरे से अपोजिट हो, तो ये दोनों एक में को ऐड हो गए क्या, कैसा हो जाएंगे, कैंसिल करेंगे एक में को। ठीक है, वही बोला है, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर इज इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में रहता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ NF। 3 NF बॉन्ड का जब तुम डायपोल मोमेंट निकालते हो
उसका जो भी रिजल्टेंट निकलता है उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, अपोजिट रहती है NF3 के केस में। इसलिए इसका जो भी है डायपोल मोमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, क्योंकि माइनस में आ जाता, माइनस होता है ना ये, इसमें क्या हो जा रहा है, ये प्लस हो जा रहा है इन तीनों का और प्लस ये, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगा, इस कंपाउंड का कम होगा। कैसा होगा कि ये क्या कर रहा है, इसमें से इसको दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक में को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या बोला, बताओ इसमें क्या समझा। रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा बताओ, रिजल्टेंट जो भी डायपोल मोमेंट है वो कहाँ से निकलेगा। ये जो 3n पहले हमको बोला सबसे पहले कि ये पूरे कंपाउंड का डायपोल मोमेंट निकाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जितने भी बॉन्ड है सबका अलग अलग क्या निकालेंगे, डायपोल मोमेंट, ठीक है। और फिर सबको एक में से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, वो पूरे ओवरऑल कंपाउंड का क्या निकल जाएगा, डायपोल। बस थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज करके क्या बताया है कि जब NF3 का केस रहता है तो हम सबसे पहले इन सब बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या कर लेते हैं, प्लस। ये तीनों वेक्टर को क्या कर लेते हैं, प्लस कर, इनका जो भी रिजल्टेंट है, सपोज इन तीनों को जो भी प्लस किया तो रिजल्टेंट कितना आया, फिर इसके रिजल्टेंट को इससे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, बोल रहा है कि अगर ये रिजल्टेंट और इस लोन पेयर के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, कैसी हो, ठीक है, तो आंसर में ये जो पूरा ओवरऑल डायपोल मोमेंट है कंपाउंड का वो कैसा आएगा, कम आएगा, रिजल्टेंट से कम आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या कर दे रहा है, इसमें से माइनस कर दे रहा है। यही बात बताया समझ में है कि NF3 में जब 3 बॉन्ड का तुम रिजल्टेंट निकालोगे, ठीक है, उसका जो वैल्यू रहेगी वो ओवरऑल डायपोल मोमेंट से कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर वाला है हम ओवरऑल निकालते हो तो रिजल्टेंट से लोन पेयर वाले को भी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये क्या हो जाता है, खुद में खुद इसमें से माइनस हो जाता है, समझ में। इसीलिए ओवरऑल की जो भी वैल्यू है डायपोल मोमेंट की वो कैसी आती है, लेस आती है एज कंपेयर टू ये 3 के डायपोल मोमेंट से। समझ में, समझ में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा होता है क्या कुछ, क्योंकि सबकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है, इसलिए सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं। समझ में, ठीक है, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट कैसा रहता है, कम, इसका कैसा रहता है, ज़्यादा, ठीक है। Therefore resultant dipole moment of NH3 is higher than that of NF3, क्योंकि इसमें लोन पेयर की डायरेक्शन बराबर बॉन्ड की तरफ है और इसकी कैसी है, अपोजिट है। लोन पेयर के ऑर्बिटल मूवमेंट की डायरेक्शन रिजल्टेंट जो भी डायपोल मूवमेंट्स है उससे कैसी है, अपोजिट है, और यहाँ पे कैसी है, इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड भी कैसे दिखाते हैं कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा, ऐसा दिखाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था फजान, बताया था सबसे पहले फजान, फजान, ठीक है। टू एक्सप्लेन पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर दिखाता है इन आयनिक बॉन्ड, फजान पुट फॉर फॉलोइंग रूल्स, नीचे में ऐसे रूल दिए हुए, क्या दिखा देखो। तो क्या बोल रहा है कि अगर कटायन का चार्ज कैसा, साइज कैसा रहा, छोटा, और अनायन का साइज कैसा रहा, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें कैसा रहेगा, ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल LiCl इज मोर कोवेलेंट देन Na+Cl, सिमिलरली LiI इज मोर कोवेलेंट देन LiCl, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखो, अगर कटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा रहा, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ AlCl3 MgCl2 NaCl डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग, देखो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है
उससे कम किस में है, MgCl2 में, और उससे कम किस में है, NaCl। इसमें 3 चार्ज था इसलिए ज़्यादा है, इसमें कम उससे है इसलिए थोड़ा कम है, और इसमें एकदम सबसे कम है इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा है, एकदम कम है। ठीक है, हाँ अब देखो क्या बोल रहे हैं, सब कैटायन की ही बात बताइए कि अगर कोई ऐसा कैटायन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार हो, sp2p6d10, ठीक है, इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, किससे, हैविंग सेम साइज, ऐसा कैटायन से जिसकी साइज सेम है, सेम चार्ज, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार हो, sp2p6 टाइप। ऐसा क्यों होगा देखो, ऐसा क्यों होगा देखो, डी, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो डी शेल में रहते हैं, ठीक है, उनका जो स्क्रीन न्यूक्लियर चार्ज है वो लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू sp इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp2p6 शेल। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कैटायन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार है, sp2p6d10, ठीक है, hence the effective nuclear charge in cation having sp2d6 configuration is greater than that of one having sp2p6 configuration। तो अगर ऐसा कोई क्या बोल रही थी, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी वो बता रहा है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कैटायन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार है, कि पोलराइजिंग पावर कैसी रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू जिसका पोलराइजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार। ऐसा क्यों होगा कि डी इलेक्ट्रॉन्स के जो डी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लेस इफेक्टिव रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इसके इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ऐसे कैटायन पे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है कि Cu प्लस Cl इज मोर कोवेलेंट देन Na प्लस Cl। Cu प्लस Cl, ये जो Cu है इसके अंदर d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये ज़्यादा कोवेलेंट है, जिसके अंदर d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्या, नहीं, इसलिए कैसा है, कम। जहाँ पे d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आए यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, लेस इफेक्टिव, ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो ऑलरेडी तुमको बता चुकी हूँ रेजो में, बेंजीन रिंग बना के दिखाई थी ना, ठीक है। तो देखो बोल रहा है व्हेन अ मॉलिक्यूल, तुमने लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो देखो लेविस स्ट्रक्चर में जब हमने फॉर्मल चार्ज पढ़ा था, फॉर्मल चार्ज वहाँ पे एक ही एटम के 2-3 स्ट्रक्चर दिख रहे थे, अपने बुक में देखो, बुक में देखो, बुक में लेविस फॉर्मल चार्ज कहाँ पढ़ा था, सबसे पहले में ही भाई फॉर्मल चार्ज टॉपिक कहाँ पढ़ा था तुम लोगों ने, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, वहाँ देखो सबसे पहले 3 स्ट्रक्चर दिए 3 स्ट्रक्चर CO3 के, है तीनों CO3 लेकिन स्ट्रक्चर तीनों के कैसे हैं, अलग अलग है कि नहीं, तीनों CO3 है लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर कैसे हैं, अलग अलग है। पहला कैसे बताओ, पहला वाला कैसे है, हाँ कैसा है बताओ, पहले उसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, मैं बोल रही हूँ कैसा है बताओ, पहले का स्ट्रक्चर कैसा है, सी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, किसी के ऊपर माइनस प्लस है क्या, किसके ऊपर, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर वाले के साथ एक एक बॉन्ड बनाया, कितने चार्ज है, आगे क्या है, तो बोलो,
देखो क्या कर रहा है, देखो तीनों ऑक्सीजन है, तीनों का पावर बराबर है, तो क्या ये भी हो सकता है कि इसके साथ पहले डबल बॉन्ड बनाए, या फिर इसके साथ डबल, इन दोनों के साथ सिंगल, या फिर इसके साथ डबल और ये ऊपर और नीचे वालों के साथ कैसा बना सकते हैं, सिंगल, है कि नहीं, -2, है कि नहीं। है स्ट्रक्चर किसका, CO3 का, इतने इसके स्ट्रक्चर है तीनों CO3 के, लेकिन लेविस स्ट्रक्चर हर एक का कैसा है, अलग अलग है कि नहीं, है कि नहीं। तो रेजोनेंस किसको बोलते हैं, अगर कोई कंपाउंड जिसका एक से ज़्यादा क्या दिख रहे हो हमको, लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर से दिखाए तो उसको किससे डिनोट करते हैं, रेजोनेंस। जैसे बेंजीन रिंग उस दिन दिखाई थी, कितने सारे स्ट्रक्चर बने थे, ठीक है, एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड जिसको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से दिखाया जाए, ठीक है, तो हर एक इसमें वो स्टेबिलिटी करते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ऐसा कोई एटम इसलिए करता है क्योंकि उसको कैसा होना है, एकदम ज़्यादा स्टेबल होना है, इसलिए वो बार बार अपना स्ट्रक्चर कैसा करता है, चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन्स देखो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड की संख्या क्या, पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ठीक है। देखो when a molecule can be represented by 2 or more Lewis structure which differ in position of electron and not in relative position of atom, ठीक है। ये तीनों जो स्ट्रक्चर है वो एक में एक से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन के कारण ही तो अलग दिख रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड की पोजीशन यानी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के कारण ही तो अलग दिख रहे हैं, नहीं तो एटम्स अलग अलग दिख रहे हैं क्या तुमको, एटम्स तो जैसे कि वैसे ही है, बस चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉन्ड, यानी क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। This phenomena of this structure all and none of this structure can explain all the property of molecule। तीनों में से कोई अकेले को हम बोल सकते हैं कि यही सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, नहीं कोई एक स्ट्रक्चर पूरी इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है क्या कंपाउंड की, नहीं, तीनों मिला के ही इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। यानी कोई एक एटम जिसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है क्या, बदलते जा रहा है, और स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर कैसे ज़्यादा है, ठीक है, और लेविस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एटम की पोजीशन चेंज हो रही है क्या, इलेक्ट्रॉन्स और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया भी होगा तुमको वहाँ पे, क्या ना, डॉट डॉट, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे ये एक 3 4 ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे 1 4 5 6, ठीक है, ऐसा ही है ना, 5, ठीक है, यहाँ पे ऐसा 1 2, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन एटम की पोजीशन नहीं। और ये जो जितने भी स्ट्रक्चर है वो पूरे स्ट्रक्चर एटम की, वो जो भी कंपाउंड है उसकी क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं। कोई अकेला एक्सप्लेन कर रहा है क्या प्रॉपर्टी, पूरे तीनों मिल के कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। समझ में आया। When molecule can represent by 2 or more Lewis structure which differ in position of electron or not in relative position of atom, and none of this structure can explain all the property of molecule, this phenomena is known as, ठीक है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि जो एक्चुअल अगर हमको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेविस, ऑल लेविस स्ट्रक्चर, हर एक लेविस स्ट्रक्चर का जो सम होगा वही क्या होगा, वो जो भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ऐसे कोई हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे पूरे वो जो CO3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा तो हम तीनों का बनाएंगे, तीनों लेविस स्ट्रक्चर का क्या कर देंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जो भी अलग अलग लेविस स्ट्रक्चर दिख रहे थे, 3 मैंने बनाया था ना, हर एक को क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग, कैनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर बनाए थे ना, हर एक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उनको कॉम्बिनेशन में क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है।
ऑल लिविंग स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन को रेजोनेंस हाइब्रिड, और किसी एक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया? एग्जाम्पल भी दिया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ O3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ठीक है, हमारे बुक में है क्या, शायद मैंने इस पर PPT बनाई हो। ठीक, कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? लोन पेयर डायपोल मूवमेंट समझ में आया? लोन पेयर डायपोल मूवमेंट, इक्विवेलेंट कैरेक्टर, और ये रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस तुमको याद रखना है क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक